बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जिस मौजू पे बात कर रही हैं इसमें हम वेक्टर स्पेस की बेसिस के मुतालिक कुछ एग्ज़ाम्पल्स को स्टडी करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने वेक्टर स्पेस के लिए स्टैंडर्ड बेसिस के मुतालिक बात को जानने की कोशिश की थी कि स्टैंडर्ड बेसिस से हम क्या मुराद लेते हैं और इनके मुतालिक कैसे विजुलाइज कर सकते हैं। और आपको याद होगा कि ये बात करने के लिए हमने वेक्टर स्पेसिस को दो हिस्सों में तकसीम किया था। एक कोऑर्डिनेट वेक्टर स्पेसिस जिनके अंदर यानी कि कोऑर्डिनेट सिस्टम मौजूद होती हैं, जैसे R है, R2 है, R3 है और Rn तक हम चले गए थे। और दूसरे वो थे जो कि कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के बगैर वेक्टर स्पेसिस हैं, जैसे हमारे पास वेक्टर स्पेस ऑफ मैट्रिसेस हैं या पॉलिनोमियल्स की जो वेक्टर स्पेस हैं, ये वो वेक्टर स्पेसेस हैं जो कि कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के अलावा होती हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में ये देख लिया था कि ये सारी के सारी वेक्टर स्पेसेस क्या हैं, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस हैं। क्यों फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस हैं? क्योंकि यहाँ पर हमें फाइनाइट एलिमेंट्स के ऊपर मुश्तमिल, याद रखिएगा मेरे बात में क्या कह रहा हूँ, एक होता है सेट का फाइनाइट होना, एक होता है सेट के अंदर एलिमेंट्स का फाइनाइट होना। जैसे मैंने कहा, जब हमने बेसिस के मुतालिक बात की, फाइनाइट डायमेंशन के मुतालिक बात की, तो हम ये बात कर रहे हैं कि जौन सा सेट बेसिस बना रहा है इसमें एलिमेंट्स की तादाद फाइनाइट है। यहाँ से ये कतई मतलब नहीं ले लेना कि यहाँ पर फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स पड़े हुए हैं जो बेसिस बना रहे हैं। हमें नहीं पता कितने सेट्स हैं, अलबत्ता हमें ये ज़रूर मालूम है कि जौन सा सेट भी बेसिस बना रहा है यहाँ पर उसके एलिमेंट्स की जो तादाद होगी वो क्या होगी, फाइनाइट होगी। जैसे मिसाल के तौर पर हमने बात की वेक्टर स्पेस R2 के लिए। अब R2 का हमने लास्ट टाइम प्रूव किया है कि ये फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। मुराद ये कि यहाँ पर जो हमें सेट बेसिस बना के देगा उसमें दो एलिमेंट्स आएंगे। अब यहाँ से ये मतलब बिल्कुल नहीं ले लेना कि R2 में सिर्फ एक ही सेट बेसिस बनाएगा, नहीं, एक सेट बेसिस नहीं बनाएगा, बेशुमार सेट्स होंगे जिनमें ये काबिलियत मौजूद होगी कि वो R2 के लिए बेसिस बनाए। लेकिन जो सेट भी बेस बनाएगा उसमें एलिमेंट्स की तादाद दो ही रहेगी, उसमें एलिमेंट्स की तादाद दो ही रहेगी। ठीक है, ये सारी बात हमने लास्ट टाइम अपने स्टैंडर्ड बेसिस के हवाले से वेक्टर स्पेस के अंदर ऑब्जर्व की थी। आज हम कुछ ऐसी एग्जांपल्स करने लगे हैं जिसमें हम वेक्टर स्पेस के ऐसे सेट्स को कंसीडर करेंगे जो कि स्टैंडर्ड बेसिस से हटके होगा। ठीक है, और उसको हम साबित करेंगे कि वो बेसिस कैसे बना रहा है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहली एग्जांपल्स में हम देखते हैं कि लेट S इज इक्वल टू 1 0 1 1। ये सबसेट है हमारे पास R2 का, वेक्टर स्पेस R2 है। शो डैट S forms a basis of R2। हम साबित करेंगे कि S जोन सा है R2 के लिए क्या बनाए, बेसिस बनाए। तो आप नोट कर लें कि अब जो S हमें दिया गया है इसमें वेक्टर्स स्टैंडर्ड बेसिस के सेट वाले वेक्टर्स नहीं है। ठीक है, सॉल्यूशन का मेथड सेम वही है जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। चेक करते हैं सॉल्यूशन। पहला काम आप क्या करेंगे कि दिए गए सेट में जो वेक्टर्स हैं उनको हम कोई नाम दे देते हैं। लेट V1 इज इक्वल्स टू 1 0, V2 इज इक्वल्स टू 1 1। सहूलत के लिए हमने इनको क्या कर दिया, V1 और V2 का नाम दे दिया। अब लीनियरली इंडिपेंडेंट साबित करने के लिए हम जा रहे हैं। ठीक है, पहली शर्त हमने क्या साबित करनी है कि S हमारा क्या होना चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्योंकि हम जानते हैं बेसिस का सेट दो खसूसियात का हामिल होता है, एक कि वो इंडिपेंडेंट होता है और दूसरा कि वो स्पैनिंग सेट होता है।
इंडिपेंडेंसी का मेथड क्या है कि सबसे पहले दिए गए वेक्टर्स को हम उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे और इक्वल किसके पुट करेंगे, उस वेक्टर स्पेस की आइडेंटिटी के, उस वेक्टर स्पेस की आइडेंटिटी के। अब चूंकि वेक्टर स्पेस हमारे पास R2 है तो लिहाजा R2 के अंदर आइडेंटिटी का रोल कौन प्ले करेगा, 0 0 का पेयर। देखिएगा जरा, कंसीडर अल्फा V1 प्लस बीटा V2 इज इक्वल टू 0। जाहिर बात है अभी मैंने यहां पर सिर्फ 0 लिखा है, अल्फा और बीटा स्केलर्स हैं और राइट साइड पर जो 0 है इस वक्त सिंबॉलिक वर्जन है R2 की आइडेंटिटी का। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम वैल्यूज पुट करेंगे तो 0 की वैल्यू भी पुट कर देंगे। याद रखिएगा यहां पर राइट साइड पर 0 से मुराद 0 वेक्टर है R2 का, 0 वेक्टर है किसका, R2 का, और R2 में 0 वेक्टर से मुराद क्या है, 0 0 का पेयर। अब देखिएगा हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। दिस इंप्लाइज दैट अल्फा टाइम्स 1 0 प्लस बीटा टाइम्स 1 1 इज इक्वल्स टू 0 0 का पेयर, इज इक्वल्स टू 0 0 का पेयर। अब यहां से वही काम हम करेंगे, सिस्टम बनाएंगे अल्फा और बीटा के लिए और देखते हैं कि यहां से हमारे पास अल्फा और बीटा की जो सी वैल्यूज हैं वो किसके बराबर आती हैं। अगर तो वो 0 के बराबर आएंगी तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे जो वेक्टर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो दिस इंप्लाइज दैट यहां से हमारे पास क्या बनेगा, जब हम बनाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, बीटा इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन जाएंगी। अब यहां से आप आसानी देख सकते हैं कि बीटा हमारे पास 0 आ गया है। बीटा की कीमत को जब हम ऊपर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वहां से हमारे पास अल्फा भी क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट हमारे पास यहां से अल्फा भी किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। अब क्या हुआ, अल्फा भी 0 के बराबर आ गया, बीटा भी 0 के बराबर आ गया। अल्फा किसका कोफिशिएंट है, V1 का, बीटा किसका कोफिशिएंट है, V2 का। हम जानते हैं कि जब वेक्टर्स इंडिपेंडेंट होते हैं तो उनके कोफिशिएंट्स क्या आ जाते हैं, 0 0 आ जाते हैं। तो इसका मतलब है हम यहां से क्या कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट वेक्टर्स V1 एंड V2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। और यहां से हम क्या कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट द सेट S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। सेट S हमारे पास क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। यही मेथड हमेशा हमारा रहेगा किसी भी सेट को, किसी भी वेक्टर स्पेस की जब आपने बेसिस साबित करना है तो उसमें इंडिपेंडेंट साबित करने के लिए यही मेथड है कि सबसे पहला काम आप क्या करेंगे कि दिए गए वेक्टर्स को आप कोई ना कोई नाम दे दें। जैसे हमने V1 और V2 का नाम दिया, आपकी मर्जी है आप कोई और सिंबल रखना चाहते हैं। फिर हमने क्या करना है, इंडिपेंडेंसी साबित करने के लिए सबसे पहले हमने इनका क्या बनाना है, लीनियर कॉम्बिनेशन, और उसको किसके बराबर पुट करना है, उस वेक्टर स्पेस की आइडेंटिटी के। जैसे हमने लिखा अल्फा V1 प्लस बीटा V2 किसके बराबर आ गया, 0 के। यहां पर 0 से मुराद 0 नंबर नहीं है, यहां पर 0 से मुराद R2 की आइडेंटिटी यानी कि 0 वेक्टर है। निचले स्टेप में हमने इनकी वैल्यूज पुट कर दी। V1 की वैल्यू पुट क्या की है, 1 0, V2 की वैल्यू क्या पुट की है, 1 1, और 0 की वैल्यू क्या पुट की है, 0 0 का पेयर। उसके बाद हमने जैसे हम एक सिस्टम बनाया अल्फा बीटा के लिए, उसको सॉल्व किया तो अल्फा भी 0 आ गया और बीटा भी हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। अल्फा और बीटा 0 आने का मतलब क्या हुआ कि V1 और V2 हमारे पास क्या हो गए, इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हो गए, और नतीजतन S हमारे पास क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप में जो स्टेप नंबर 2 है उसमें हम साबित करते हैं कि क्या ये वेक्टर जो सेट S है क्या ये R2 को स्पैन करता है। और स्पैन करने का मेथड क्या होगा कि हम R2 का एक आर्बिट्रेरी वेक्टर लेंगे, ठीक है, और उसको कोशिश करेंगे कि हम लिख सकें V1 और V2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में। नंबर 2 है हमारे पास। अब हम साबित करेंगे कि क्या S स्पैन कर रहा है कि नहीं कर रहा। S इज स्पैनिंग
सेट। अब हम इसके लिए बात करेंगे, मेथड क्या है, लेट v इज इक्वल्स टू एक्स वाई बिलोंग्स टू R2। हम वेक्टर स्पेस R2 में से एक आर्बिट्रेरी वेक्टर लेंगे और फिर कॉम्बिनेशन बनाएंगे। कंसीडर अल्फा v1 प्लस बीटा v2 इज इक्वल्स टू v के। इनके वैल्यूज पुट करते हैं। दिस इंप्लाइज दैट अल्फा टाइम्स 1 0 प्लस बीटा टाइम्स 1 1 इज इक्वल्स टू एक्स वाई, क्योंकि वेक्टर स्पेस वी वेक्टर की क्या वैल्यू रखी हुई है हमने, एक्स वाई। अब हम क्या काम करेंगे, यहां से दोबारा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बनाएंगे, लेकिन अब हम राइट साइड पर कांस्टेंट 0 0 नहीं आएगा, बल्कि यहां पर क्या आएगा, एक्स वाई का कोऑर्डिनेट जो एक्स और वाई वो आ जाएंगे। ठीक है, और फिर हम हल करेंगे। अगर हमें अल्फा और बीटा की कीमतें इन टर्म्स ऑफ एक्स और वाई मिल जाती हैं, इसका मतलब क्या होगा कि हमने दिए गए वेक्टर वी एक्स वाई जो वेक्टर वी है उसको v1 और v2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया है। पहले इतनी बात करते हैं, फिर आगे चलते हैं, यहां से बनाते हैं। यहां से देखिएगा, दिस इंप्लाइज दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमारे पास एक्स के आ जाएगा। ठीक है, और बीटा किसके बराबर आ जाएगा, बीटा इज इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, वाई के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से अगर हम बीटा की कीमत वाई ऊपर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस मीन्स दैट अल्फा हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, दिस मीन्स दैट अल्फा हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, एक्स माइनस वाई के, एक्स माइनस वाई के बराबर आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि हमें अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यूज मिल गई हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। इसका मतलब क्या हुआ कि वेक्टर v कैन बी एक्सप्रेस्ड, दिस इंप्लाइज दैट, क्या मतलब हुआ इसका, दिस इंप्लाइज दैट v कैन बी एक्सप्रेस्ड as a linear combination of elements of S के वेक्टर v जोन से है लिखा जा सकता है S के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में। v कैन बी एक्सप्रेस्ड एज L dot C, L dot C stands for linear combination किसका, of elements of S। इसका मतलब क्या हुआ कि S ने, सेट S ने वेक्टर v को क्या कर दिया, स्पैन कर दिया, और चूंकि v R2 में आर्बिट्रेरी है, इसका मतलब क्या हुआ कि v जो R2 का हर एक वेक्टर है वो लिखा जा सकता है S के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो इसका मतलब क्या होगा कि S जोन है वो क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है किसको, R2 को। तो हम यहां से सीधी बात क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट S जनरेट्स, यहां स्पेन्स जो सा मर्जी वर्ड आप यूज कर लें, जनरेट्स R2। दैट इज हम क्या कह सकते हैं कि लीनियर स्पैन ऑफ S इज इक्वल्स टू हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, R2 के बराबर आ जाएगा। लीनियर स्पैन ऑफ S किसके बराबर आ जाएगा, R2 के बराबर आ जाएगा। और यहां से क्या पता चला कि S हमारा क्या हो गया, स्पैनिंग सेट हो गया। तो कंक्लूजन क्या निकला, चूंकि S इंडिपेंडेंट भी है और S स्पैन भी कर रहा है, तो लिहाजा हम क्या कह देंगे कि S इज अ बेसिस ऑफ R2। S हमारे पास क्या बना रहा है, हेंस हम आंसर, इसका जो कंक्लूजन रिमार्क्स है वो क्या दे देंगे कि हेंस S फॉर्म्स a basis of R2, hence S forms a basis of R2। पर याद रखिएगा कि अब स्टैंडर्ड बेसिस नहीं है, ये स्टैंडर्ड बेसिस नहीं है। स्टैंडर्ड बेसिस वही थी जो हमने अपनी लास्ट लेक्चर के अंदर R2 के लिए देखी थी। अब इस तरह से R2 में बेशुमार सेट्स हैं जो R2 के लिए क्या बना सकते हैं, बनाते हैं, बेसिस बनाते हैं। ठीक है, लेकिन जो सेट भी R2 के लिए बेस बनाएगा
यहां पर एलिमेंट्स की तादाद सेट में वो क्या रहेगी, 2 ही रहेगी। ठीक है ना, क्योंकि R2 फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। ठीक है, हमने लास्ट टाइम देख लिया था फाइनाइट डायमेंशन से मुराद बेसिस के एलिमेंट्स की तादाद, और चूंकि इसमें वो सेट शामिल हैं जो 2 एलिमेंट्स को मुश्तमिल हैं जो उसके लिए बेसिस बनाते हैं, तो लिहाजा R2 की डायमेंशन कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो अल्टीमेटली R2 क्या हो जाएगा हमारे पास, फाइनाइट डायमेंशनल विद डायमेंशन 2। तो जितने भी R2 के सबसेट्स होंगे जो R2 के लिए बेसिस बनाएंगे, ये तमाम के तमाम फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर मुश्तमिल होंगे, बल्कि ये कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि इन तमाम के तमाम सेट्स में कितने एलिमेंट्स की तादाद आएगी, 2 तादाद आएगी। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल करते हैं, और उस एग्जांपल में हम कोऑर्डिनेट वेक्टर स्पेस की बजाय दूसरी वेक्टर स्पेस लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम स्पेस ले लेते हैं पॉलिनोमियल्स की, और उसके अंदर हम देखते हैं कि कोई सेट कैसे बेसिस बनाता है। जी, नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, लेट S इज इक्वल टू 1 1 प्लस x 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और ये सबसेट है हमारे पास P2 ऑफ x का। ठीक है, अब यहां पे हमने जो P2 ऑफ x से मुराद क्या है, वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2, वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2। ठीक है, और हम जानते हैं कि पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2 कौन से होते हैं। ठीक है, उसमें हमने एक सेट लिया है 1 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। शो डैट, साबित हमने क्या करना है, शो डैट S forms a basis for P2 of x, P2 of x। इसके लिए हमने क्या साबित करना है कि बेसिस बनाते हैं। अच्छा, यहां पर एक बात मैं आपको और थोड़ा सा मैं यहां पे आपको व्यू दे दूं कि वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल्स का, कि अगर हमारे पास v बराबर हो Pn ऑफ x, Pn ऑफ x से मुराद P स्टैंड्स फॉर पॉलिनोमियल्स, x का मतलब है उसका वेरिएबल कि किस वेरिएबल में लिखी है। जैसे हम कहते हैं 2 प्लस 3x प्लस 5x स्क्वायर। ठीक है, और n से मुराद है कितनी डिग्री की है, n से मुराद है कितनी डिग्री की है। यानी कि अगर n में फर्ज कर लें 1 लेता हूं, n मैंने क्या लिया है, 1 लिया है, इसका मतलब क्या होगा, ये बन जाएगा मेरे पास P1 ऑफ x, यानी कि P1 ऑफ x से मुराद ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, यानी कि वो लीनियर हो जाएगी, और उसकी हमारे पास पॉलिनोमियल क्या बनेगी, a0 प्लस a1x, वेयर a1 जोन सा होगा ये 0 के बराबर नहीं होगा, a1 जोन सा होगा 0 के बराबर। a0 और a1 कोफिशिएंट्स हैं, कोफिशिएंट जोन हैं वो रियल नंबर्स हैं यहां पर। ठीक है, n1 पुट किया तो क्या बन जाएगा, a0 प्लस a1x। a1 इसमें लाजमी तौर पर 0 नहीं हो, क्योंकि अगर a1 0 हो जाएगा तो इसकी डिग्री 1 से कम हो जाएगी, डिग्री इसकी 1 से कम हो जाएगी। ये है लीनियर फॉर्म पॉलिनोमियल की। ठीक है, इसी तरह से अगर हम n इजिकल टू 2 पुट करते हैं, ये देखिएगा जरा, n इजिकल टू अगर मैं 2 पुट करता हूं तो मेरे पास बनेगा P2 ऑफ x, P2 ऑफ x बनेगा, और ये देखिएगा ये मेरे पास क्या आएगा, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर a2 जोन सा होगा ये मेरे पास क्या होगा, नॉन जीरो होगा। ठीक है, अब देखिएगा जो हमें बात समझ में आ रही है कि जो अगर n2 पुट कर रहे हैं इसका मतलब है कि हम n से मुराद क्या है, डिग्री, n से मुराद क्या है, डिग्री। तो हाईएस्ट डिग्री का जो टर्म होगा उसका कोफिशिएंट हमेशा क्या हो जाएगा, नॉन जीरो हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इन जनरल चले जाएं और Pn के लिए अगर हम आए तो Pn हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, Pn ऑफ x किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस an, x की ताकत क्या हो जाएगी, n, वेयर an जोन सा होगा ये हमारे पास 0 के बराबर नहीं होगा। और
ये हो गया डिग्री n के लिए। अब एक जो हमने यहां से चीज ऑब्जर्व करनी है कि एक पॉलिनोमियल की डिग्री अगर n है तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं। देखिएगा जब हमने n1 पुट किया तो पॉलिनोमियल क्या बनी a0 प्लस a1x, ये डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है, लेकिन टर्म्स कितने आ रहे हैं, दो टर्म्स कितने आ रही हैं, दो। कौन कौन सा, एक a0 और दूसरा कौन सा आ रहा है a1। ऐसे ही जब हमने कहा कि ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये इसकी क्या है मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। जैसे फर्ज कर लो मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं a1x अकेला a1x, ये भी जोन सा होगा, ये भी डिग्री 1 का पॉलिनोमियल होगा, डिग्री 1 का पॉलिनोमियल होगा, लेकिन इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है क्योंकि यहां पे मैंने कांस्टेंट टर्म को इंक्लूड नहीं किया हुआ। ठीक है, यहां पे कांस्टेंट टर्म क्या है, मेरे पास 0 आ गई है। ठीक है, तो ये जो हमने डिस्क्रिप्शन लिखी है ये हमने पॉलिनोमियल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म्स लिखी हैं। पॉलिनोमियल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म से मुराद क्या होता है कि जिस डिग्री की पॉलिनोमियल लिख रही हैं उस पॉलिनोमियल में तमाम की तमाम उसके इंडिसेस आने चाहिए। मतलब है अगर आप डिग्री 2 की बात कर रहे हैं तो उसमें डिग्री 2 की टर्म भी शामिल हो, 1 वाली भी शामिल हो, कांस्टेंट भी शामिल हो। जैसे देखें जब हमने n बराबर 2 के लिए लिखा तो P2 बना, P2 हमारे पास क्या आया a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, और a2 0 नहीं हो सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, a2 के 0 होने से नुकसान क्या होगा कि हमारी 2 डिग्री की जो पॉलिनोमियल है वो 1 डिग्री में तब्दील हो जाएगी। अगर a2 हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो गया। हाँ अलबत्ता डिग्री 2 की पॉलिनोमियल में x का कोएफिशिएंट भी 0 हो सकता है और कांस्टेंट टर्म भी क्या हो सकती है 0 हो सकती है। जैसे फर्ज कर ले अगर मैं लिख देता हूं यहां पर bx स्क्वायर, ये मैंने क्या लिख दिया bx स्क्वायर, तो ये भी मेरे पास क्या होगी डिग्री 2 का पॉलिनोमियल होगा, लेकिन ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं, क्योंकि यहां पे स्टैंडर्ड फॉर्म में x का कोएफिशिएंट भी मौजूद नहीं है और कांस्टेंट टर्म भी मौजूद नहीं है। तो क्या पता चल रहा है कि जितनी डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उसमें नंबर ऑफ टर्म्स उसमें एक इजाफी होगी, उनमें इजाफी एक होगी। जैसे 1 डिग्री का जो पॉलिनोमियल है इसमें टर्म्स कितनी आएंगे, 2, एक कांस्टेंट और दूसरा x कोएफिशिएंट। अगर डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है तो टर्म्स कितनी आएंगे, 3। डिग्री n का पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल अगर डिग्री n का है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे उसके अंदर, n प्लस 1। यही बात हम यहां पे देख रहे हैं कि हमने P2 को वेक्टर स्पेस P2 ली है और इसके लिए हमने जो सेट चूज किया जिसके मुतालिक हमने तय करना है कि ये उसके लिए बेसिस बना रहे हैं या नहीं, तो उसमें एलिमेंट्स की तादाद कितनी आ रही है, 3 आ रही है। एलिमेंट्स की तादाद कितनी आ रही है, 3 आ रही है। 1, अब 1 से मुराद इसका मतलब ये हुआ कि इनमें से कोई भी डिग्री 2 का स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, कोई भी डिग्री 2 का स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म कब बनता है, जब उसमें डिग्री 2 का टर्म भी शामिल हो, डिग्री 1 का भी शामिल हो और डिग्री 0 यानी कि कांस्टेंट टर्म भी उसके अंदर क्या हो, शामिल हो। और अगली बात, ये काम करने से पहले डिग्री n की पॉलिनोमियल के लिए या वेक्टर स्पेस ऑफ डिग्री n के लिए स्टैंडर्ड बेसिस का रोल कौन प्ले करता है, वो मोनोमियल पॉलिनोमियल जो डिग्री n का, वो मोनोमियल पॉलिनोमियल डिग्री n का। ये देखिएगा कि फर्ज कर लें अगर v मेरे पास है P2, v मेरे पास क्या है P2, इसका मतलब ये हुआ कि ये स्पेस कौन सी है, ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2। ठीक है, अब यहां पर जो सेट वेक्टर स्पेस बनाएगा, सॉरी उसकी बेसिस बनाएगा, स्टैंडर्ड बेसिस बनाएगा, कौन सी बनाएगा, स्टैंडर्ड बेसिस बनाएगा। तो यहां पर जो स्टैंडर्ड बेसिस बनाएगा सेट वो किस तरह का होगा, मेरे पास 1x स्क्वायर, 1x और x स्क्वायर, ये जोन सा होगा, ये इसके लिए क्या बनाएगा, हमारे पास स्टैंडर्ड बेसिस बनाएगा। अच्छा अब ये देखिएगा जरा, हमारे पास वेक्टर स्पेस की स्टैंडर्ड बेसिस कितनी आई हैं, s, कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 3, 1 x और x स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि P2 की जो डायमेंशन है, P2 की जो डायमेंशन है वो कितनी आ गई है, 3 आ गई है। क्यों, क्योंकि बेसिस के अंदर मौजूद एलिमेंट्स की तादाद क्या कहलाती है, उसकी डायमेंशन कहलाती है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम अब डिग्री n का पॉलिनोमियल ले लें, डिग्री n का पॉलिनोमियल ले लें तो डिग्री n की डायमेंशन किसके बराबर आ जाएगी, n प्लस 1। क्या आ जाएगी, n प्लस 1। यानी कि अगर हम n2 पुट करेंगे तो डायमेंशन n2 पुट करने का मतलब है
पॉलिनोमियल्स जो हम वेक्टर स्पेस ले रहे हैं, पॉलिनोमियल्स डिग्री 2 का ले रहे हैं, और डायमेंशन कितनी आ जाएगी उसकी 2 + 1 यानी कि 3। अगर हम n3 लेंगे तो वेक्टर स्पेस कौन सी पॉलिनोमियल्स के लेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल लेंगे, डिग्री 3 का लेंगे, और डायमेंशन किसके बराबर आ जाएगी 3 + 1 विच इज इक्वल टू 4। तो क्या हमारे पास मेथड बन गया कि जब भी दो बातें पता चल गई पॉलिनोमियल्स की वेक्टर स्पेस के मुतालिक, अगर डिग्री n के पॉलिनोमियल्स हैं तो ये सारे के सारे फाइनाइट डिमेंशनल है, सारे के सारे क्या हैं, फाइनाइट डिमेंशनल है। क्यों फाइनाइट डिमेंशनल है, क्योंकि यहां पर हमें एक ऐसा कम से कम फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर मुश्तमिल सेट मिल जाता है जो इसके लिए क्या बनाता है, बेसिस बनाता है। अब रही बात कि यहां पर पॉलिनोमियल्स Pn की जो पॉलिनोमियल के वेक्टर स्पेस है ये तो मालूम पड़ गया कि फाइनाइट डिमेंशनल है। अब ये कि उसकी डायमेंशन कितनी है, तो डायमेंशन निकालने का हमने क्या मेथड निकाला है कि हमने बेसिस के अंदर एलिमेंट्स की तादाद को क्या कर लेना है, काउंट कर लेना है। और उसका मैंने आपको एक जनरल फॉर्मूला क्या बता दिया कि जो भी डिग्री होगी पॉलिनोमियल की उसमें हमने एक जमा कर लेना है, तो वो इसकी क्या आ जाएगी, हमारे पास डायमेंशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये वाली तो एक्सरसाइज आप खुद भी कर लेंगे कि स्टैंडर्ड बेसिस मैंने बता दिया P2 के लिए क्या है 1x और x², इसको आप साबित कर लेंगे। हम जो उनसा साबित करते हैं कि कोई और सेट लेते हैं स्टैंडर्ड बेसिस के अलावा P2 वाली वेक्टर स्पेस में जो हमारे लिए क्या बनाए, उसके लिए बेसिस बनाए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्या काम करेंगे, हम इन वेक्टर्स को नाम देंगे, लेट v1 is equals to 1, v2 is equals to 1 plus x, और v3 is equals to मेरे पास क्या आ जाएगा 1 plus x का स्क्वायर, 1 plus x का स्क्वायर। कंसीडर अल्फा v1 अब हम इंडिपेंडेंट साबित कर रहे हैं, प्लस बीटा v2 प्लस डेल्टा v3 इज इक्वल्स टू 0। वही मेथड है। अब ये क्या काम करने लगे हैं, इंडिपेंडेंट साबित करने। क्या मेथड है, दिए गए वेक्टर्स का हमने लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया, अल्फा v1 प्लस बीटा v2 प्लस डेल्टा v3 बराबर किसके आ गया 0। अब राइट साइड पर जो 0 है ये 0 नहीं है, ये बेसिकली क्या है, वेक्टर स्पेस P2 की आइडेंटिटी, यानी कि 0 पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, 0 पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इनकी कीमतें लगाते हैं। दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा इंटू 1 प्लस एक्स प्लस डेल्टा इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखिएगा 0 प्लस 0x प्लस 0x स्क्वायर। राइट साइड पे देखिएगा 0 प्लस 0x प्लस 0x स्क्वायर, मतलब 0 पॉलिनोमियल। मतलब क्या है, 0 पॉलिनोमियल। अब हम यहां से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हम यहां से इनके लाइक टर्म्स के कोएफिशिएंट्स को इकट्ठा करेंगे, और फिर देखिएगा जरा हमारे पास क्या सूरत हाल आती है। तो दिस इंप्लाइज दैट हमारे पास ये क्या बात आ जाएगी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस डेल्टा, ये कांस्टेंट टर्म्स के साथ आ गया, प्लस बीटा एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 प्लस 0x प्लस 0x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 0x प्लस 0x स्क्वायर। अब यहां पर हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं कांस्टेंट टर्म्स के, x के और x स्क्वायर के। तो व्हाट वी हैव आफ्टर, क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ x, x स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म्स। सो व्हाट वी हैव, मैं सिर्फ वो लिख रहा हूं, व्हाट वी हैव अल्फा प्लस बीटा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन ये आ गई हमारे पास, ये आए हैं कांस्टेंट टर्म्स के कोएफिशिएंट्स। अब x के कोएफिशिएंट्स करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बीटा इज इक्वल टू 0, ये नंबर 2 बन जाएगी हमारे पास, और x स्क्वायर के करेंगे तो डेल्टा इज इक्वल टू 0,
और ये मेरे पास कौन सी बन जाएगी, नंबर 3 बन जाएगी। ठीक हो गया। अब बीटा और गैमा डेल्टा बीटा और डेल्टा की कीमतें इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो यहां से हमारे पास अल्फा की कीमत भी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, अब देखिएगा अल्फा भी 0 आ गया, बीटा भी 0 आ गया, डेल्टा भी क्या आ गए, 0 आ गए। अब ये क्या है, अल्फा बीटा और डेल्टा हमारे v1 v2 और v3 के कोफिशिएंट्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे वेक्टर्स जिनके कोफिशिएंट्स 0 आ जाएं वो वेक्टर्स क्या हो जाती हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। वेक्टर्स क्या हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो यहां पर हम फिर क्या लिखेंगे कि दिस इंप्लाइज दैट अल्फा भी 0 आ गया हमारे पास, क्योंकि बीटा और डेल्टा की कीमतें जब हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो अल्फा हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहां से हम क्या कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट वेक्टर्स v1 v2 एंड v3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और कॉन्सिक्वेंटली दिस इंप्लाइज दैट सेट S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। सेट S हमारे पास क्या हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट। सेम मेथड बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम किसी भी काम का वेक्टर स्पेस के लिए करेंगे। पहला स्टेप क्या है, दिए गए वेक्टर्स को आप नाम दे दें v1 v2 वगैरह, फिर आपने इंडिपेंडेंसी साबित करनी है। मेथड क्या है कि दिए गए वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन बराबर उस वेक्टर स्पेस की आइडेंटिटी। जैसे यहां पर पॉलिनोमियल्स की वेक्टर स्पेस है तो पॉलिनोमियल्स के अंदर आइडेंटिटी का रोल कौन प्ले करेगा, 0 पॉलिनोमियल। मतलब अगर P2 के लिए काम कर रहे हैं तो 0 पॉलिनोमियल से मुराद 0 + 0x + 0x²। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के बाद कोएफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे, आपके पास सिस्टम बनेगा 1 2 3 इक्वेशंस में। यहां से आप इन तीनों की कीमतों को जज कर सकते हैं, जो हमें क्या गाइड कर रहा है कि हमारे पास जो वेक्टर्स हैं v1 v2 और v3 ये हमारे पास क्या आ गए हैं, इंडिपेंडेंट आ गए हैं। नतीजतन S हमारे पास क्या हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप के लिए हम क्या करेंगे, हमने स्पैन करना है, यानी कि हम एक P2 में से वेक्टर उठाएंगे, यानी कि जाहिर बात है वेक्टर स्पेस का हर एलिमेंट क्या कहलाता है, वेक्टर कहलाता है। P2 में से हम एक वेक्टर उठाएंगे डिग्री 2 का, ठीक है, आर्बिट्रेरी वेक्टर लेंगे और साबित करने की कोशिश करेंगे कि वो लिखा जा सके S के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में। अगर ये काम हम करने में कामयाब हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि S वेक्टर स्पेस P2 को क्या करेगा, जनरेट करेगा। नतीजतन उसका स्पैन उसके बराबर आ जाएगा क्योंकि हर वेक्टर लिखा जाएगा और अल्टीमेटली S जो सा है वो P2 के लिए क्या बना देगा, बेसिस बना देगा। आइए देखते हैं। अब हम इसकी स्पैनिंग के लिए आ रहे हैं। लेट V इज इक्वल्स टू A0 प्लस A1x प्लस A2x² बिलोंग्स टू P2 ऑफ x। हमने एक आर्बिट्रेरी वेक्टर ले लिया। अब इसको कोशिश करते हैं उसके S के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन लिखने के लिए। कंसीडर अल्फा v1 प्लस बीटा v2 प्लस डेल्टा v3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वेक्टर v के इज इक्वल टू वेक्टर v के। वैल्यूज इसके अंदर पुट करते हैं। दिस इंप्लाइज दैट अल्फा टाइम्स हमारे पास क्या आ जाएगा 1, क्योंकि v1 हमारे पास 1 था, प्लस बीटा टाइम्स 1 प्लस x प्लस डेल्टा टाइम्स 1 प्लस x² will be equals to A0 plus A1x plus A2x²। अल्फा v1 प्लस बीटा टाइम्स 1 प्लस x प्लस डेल्टा टाइम्स 1 प्लस x² किसके बराबर आ जाएगा, A0 प्लस A1x प्लस A2x²। फिर उस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे और लाइक टर्म्स को हम इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस डेल्टा प्लस बीटा एक्स प्लस डेल्टा x² इज इक्वल्स टू A0 प्लस A1x प्लस A2x²। उस तरह से सिंपली तौर पे हम इसको हल कर रहे हैं, देख सकते हैं आप।
कि हमारे पास जब हम कांस्टेंट टर्म्स को इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस डेल्टा। एक्स के लिए जब हम जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बीटा एक्स, और एक्स स्क्वायर के लिए क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स स्क्वायर, बराबर आ जाएगा ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर। फिर वही काम करें, कंपेयर करें कोफिशिएंट्स को, किस किस के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है, एक्स स्क्वायर के, एक्स के और कांस्टेंट टर्म के। तो व्हाट वी हैव देन, व्हाट वी हैव, दिस इंप्लाइज दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आ जाएगा ए नॉट, इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 4 कह दिया। एक्स के कोफिशिएंट्स को करेंगे तो क्या आ जाएगा, बीटा इज इक्वल टू ए वन, इसको मैंने नंबर 5 कह दिया। एक्स स्क्वायर के करेंगे तो वहां से क्या आ जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, ए टू, और इसको मैंने क्या कह दिया, नंबर 6 कह दिया, इसको मैंने क्या कह दिया, नंबर 6 कह दिया। जी, तो आप देख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 5 और 6 से हम बासानी अल्फा की कीमत कैलकुलेट कर सकते हैं। अल्फा किसके बराबर होगा हमारा, ए नॉट माइनस बीटा माइनस डेल्टा। तो बीटा की कीमत हमारे पास मौजूद है ए वन, डेल्टा की कितनी मौजूद है, ए टू। यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास किसी कीमत आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। क्या मतलब बन रहा है कि वेक्टर वी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस। इसका मतलब क्या हुआ, हम क्या कह सकते हैं, डेट इज, क्या बात आ जाएगी यहां से कि एस जो सा है ये हमारे पास क्या कर रहा है, स्पैन कर रहा है किसको, वेक्टर स्पेस P2 को, कि स्पैन एस का स्पैनिंग सेट किसके बराबर आ जाएगा, P2 ऑफ एक्स के बराबर आ जाएगा। हेंस एस फॉर्म्स अ बेसिस ऑफ P2 ऑफ एक्स। एस क्या कर रहा है, P2 ऑफ एक्स के लिए क्या बना रहा है, बेसिस बना रहा है। तो यहां से भी आप देख सकते हैं कि एस में कितने एलिमेंट शामिल थे, हमारे पास 3 वेक्टर थे। कौन कौन सा, 1, 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर एस बेसिस बना रहा है, एस फाइनाइट है, एस फाइनाइट है तो मतलब क्या हुआ, P2 क्या होगा, फाइनाइट डिमेंशनल हो गया। P2 जब फाइनाइट डिमेंशनल हो गया तो डायमेंशन कितनी है इसकी, जितने एस के एलिमेंट्स हैं। तो एस में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो लिहाजा हम यहां से क्या कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ P2 ऑफ x इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगी, 3 के बराबर आ जाएगी। तो यहां से भी आप देख सकते हैं कि P2 की जो डायमेंशन है वो किसके बराबर आ गई है, 3 के बराबर आ गई है। तो कुल जो समराइज किया करें अगर हम आज की बात को, तो हमने ये बात ऑब्जर्व की कि वेक्टर स्पेसेस में स्टैंडर्ड बेसिस के अलावा भी बेशुमार सेट्स होते हैं जो वेक्टर स्पेस के लिए क्या बनाते हैं, बेसिस बनाते हैं। लेकिन एक कॉमन बात है जो दोनों में, वो क्या है कि चाहे बेसिस स्टैंडर्ड हो या कोई और सेट बेसिस बनाए, इन तमाम में एलिमेंट्स की जो तादाद होगी वो क्या होगी, एक जैसी होगी। ठीक है, जो कि दरअसल उस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन को जाहिर कर रही होती है। आज के केस में हमने 2 तरह के एग्जांपल देखे, एक कोऑर्डिनेट वेक्टर स्पेस के लिए और एक पॉलिनोमियल के वेक्टर स्पेस के लिए। और पूरी गुफ्तगू में हमने अंदाज देख लिया कि किस तरह से किसी एक दिए गए सेट को हम वेक्टर स्पेस के लिए क्या साबित कर सकते हैं, बेसिस साबित कर सकते हैं। और जब हमारे पास वो सेट बेसिस बना लेता है तो वहां से हमें मालूम पड़ जाता है कि वेक्टर स्पेस फाइनाइट डिमेंशनल है और ये कि वेक्टर स्पेस की डायमेंशन कितनी आ रही है। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी वेक्टर स्पेस लेकर जोन सी है आपके पास, बेशक वो कोऑर्डिनेट वेक्टर स्पेस है या वेक्टर स्पेस पॉलिनोमियल्स है या मैट्रिसेस की वेक्टर स्पेस है या कोई और वेक्टर स्पेस, सेम मेथड के जरिए आप किसी भी सेट को चेक कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं आया कि ये बेसिस बना रहा है उस वेक्टर स्पेस के लिए या नहीं बना रहा। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बेसिस की प्रॉपर्टीज के मुतालिक कुछ बात करेंगे।